अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक है। आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, उसमें जो सेकंड लेक्चर था, जो मेन लेक्चर था टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, उसका जो फोर्थ टेक्निक है जो कि टिश्यू कल्चर है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसी टेक्निक्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माइक्रोस्कोपी पर, हमने एक लेक्चर दिया था। इसके बाद फिर हमने स्टेनिंग पर सेकंड लेक्चर दिया था, और इसके बाद फिर हमने सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन पर थर्ड लेक्चर दिया था। और आज हम जो फोर्थ टेक्निक है टिश्यू कल्चर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? Tissue culture is basically the in vitro growth of cells, tissues and organs is called tissue culture. अब in vitro growth, tissue culture in vitro growth है। in vitro का मतलब क्या है? इसी in vitro को इधर डिफाइन किया गया है कि what is meant by in vitro? In vitro are the processes taking place in laboratories but आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई सेल या टिश्यू लेते हैं और इसको लेबॉर्ट्री में लेके आते हैं। लेबॉर्ट्री में उसी सेल से, उसी टिश्यू से उसी तरह का एक नया प्लांट बनाते हैं। दिस कॉल्ड टिश्यू कल्चर। नाम से भी जाहिर है टिश्यू कल्चर, हम प्लांट से टिश्यू को लेते हैं और इसको हम कल्चर करते हैं, उसकी हम एक प्रॉपर तरीके से इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। इसी वजह से इसको टिश्यू कल्चर का नाम दिया गया है। टिश्यू लेते हैं, इस तरह कि हमने ये प्लांट लिया है, प्लांट से हमने एक टिश्यू लिया है और वापस इससे फिर नया प्लांट उसी की तरह का बन जाता है, तो हम कहते हैं कि क्या है टिश्यू कल्चर। और ये टिश्यू कल्चर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। ये एसेक्सुअल है क्योंकि इसी के टिश्यू से जो हम एक नया प्लांट बनाते हैं उसमें स्पर्म और एग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली वही डिप्लॉयड टिश्यू जो होते हैं वो दोबारा जो होते हैं उसी तरह के प्लांट में दोबारा क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उससे उसी की तरह का एक प्लांट बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एसेक्सुअल है, इसमें गिमेट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब इसके कई स्टेप्स है, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिसके नतीजे में हम टिश्यू कल्चर प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। जब भी हम एक प्लांट के टिश्यू को कल्चर करते हैं उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम, एक मीडियम का होना इसके लिए ज़रूरी है। मीडियम का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन मौजूद हो। हम मीडियम को डिफाइन भी कर सकते हैं, एन एरिया वेयर देयर इज बोथ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स विद अ सूटेबल कंडीशन इज कॉल्ड मीडिया। तो मीडिया के लिए जो है आपके पास सूटेबल न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन जो कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन वगैरह ये ज़रूरी है, और सूटेबल कंडीशन जो है ये भी ज़रूरी है। तो सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर करते हैं। ये सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम जो होते हैं इसके लिए हम कल्चर ट्यूब या फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको हम कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली हम न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए ब्राथ और एगर का इस्तेमाल करते हैं। ब्राथ क्या होता है? अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। ब्राथ क्या होता है? लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जो हम एक मीडिया में रखते हैं। एक फॉर एग्जांपल इधर मैंने पेट्री डिश इधर मैंने रखा है या ये डायग्राम ड्रा किया, तो पेट्री डिश में हम ब्राथ का इस्तेमाल करते हैं। या और एगर क्या है? अ जिलेटिनियस सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। तो एगर जो होता है ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक होता है, जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, या इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं।
ये जो आप न्यूट्रल मीडियम प्रिपेयर करते हैं, इसी मीडियम को आपने क्या करना है, ऑटोक्लेव करना है। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरीज में, बायोलॉजी लेबोरेटरी में, बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ वॉशिंग मशीन की तरह तकरीबन इसी तरह का नज़र आता है, एक कंटेनर किस्म का होता है। उसमें हम क्या करते हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर 30 मिनट। 30 मिनट के लिए इसी टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, इसी मीडियम को एक्सपोज करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, स्टीरलाइज हो जाए, ये नॉन कंटेमिनेटेड हो जाए, कंटेमिनेशन से ये बच जाए, जरासीम से ये पाक हो जाए। क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने उसी इंस्ट्रूमेंट को हमने जरासीम से पाक भी करना है, उसको ऑटोक्लेव मशीन की मदद से ऑटोक्लेव करना है, उसको स्टीरलाइज करना है, जरासीम से पाक करना है, नॉन कंटेमिनेटेड बनाना है उसको। तो जब आपके पास ये न्यूट्रल मीडियम प्रिपेयर हो जाता है, जिस तरह कि मैंने ये एक फॉर एग्जांपल एक मीडिया प्रिपेयर किया है, एक पेट्री डिश है आपके पास जिसमें एगर या ब्रात को इस्तेमाल किया गया है, इसी को हमने एज ए मीडिया कंसिडर किया है। अब सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट इधर मैंने डिफाइन किया है कि एक्सप्लांट क्या होता है, इट इज एनी एक्साइज और रिमूव्ड पार्ट ऑफ द प्लांट टू बी यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। जब हम प्लांट से किसी पार्ट को हम रिमूव करते हैं, उसको आगे एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्सप्लांट कहा जाता है। ये क्या होता है, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है दोज टिश्यूज व्हिच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जिसमें फास्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एबिलिटी ऑफ डिवीजन होता है, दूसरा आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, तीसरा ये जर्म फ्री होते हैं, ठीक है, और फोर्थ इसमें फास्ट डिवीजन होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्पेशली जो एपिकल बड होते हैं, एपिकल बड फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लांट है, कोई भी प्लांट, इसी तरह का आपने दूसरा प्लांट बनाना है, तो इसका इसी प्लांट का जो स्टेम है, इसका जो टिप है, इसको हम एपिकल बड कहते हैं। एपिकल बड जो टॉप पर होता है, या इसको इस तरह भी, या इधर साइड से कोई बड वगैरह एराइज हो गया प्लांट से, इसको भी हम एपिकल बड कहते हैं। इसी एपिकल बड को क्या कहा जाता है, इसको एक्सप्लांट कहा जाता है। इट्स कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्साइज आर रिमूव्ड पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज फर्दर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है थर्ड, स्टीरिलाइजेशन ऑफ बोथ न्यूट्रिएंट मीडियम एंड एक्सप्लांट। अब न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में तो हमने इधर पढ़ा था कि इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं, स्टीरिलाइज करते हैं, और इसी न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ साथ हम एक्सप्लांट को भी स्टीरिलाइज करते हैं, जरासीम से पाक करते हैं। क्योंकि जब तक दोनों में से अगर एक स्टीरिलाइज हो तो फिर तो एक्सपेरिमेंट आपके साथ प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता, आपके साथ रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे। तो इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, आपने इसी मीडिया को भी स्टीरिलाइज करना है, और साथ साथ ये जो पीस है, ये जो आपने लिया है, ये एक्सप्लांट जो आपने लिया है इसी प्लांट से, एपिकल बड, इसको भी आप क्या करते हैं, इसको स्टीरिलाइज करते हैं और फिर आप इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो है स्टीरिलाइज होना जरूरी है। इसको स्पेशली जो आपके पास एक्सप्लांट है, इसको हम कैसे स्टीरिलाइज करते हैं, बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स केमिकल की मदद से इसको हम वॉश करते हैं और इसके सरफेस की स्टीरिलाइजेशन की जाती है, इसको जरासीम से पाक किया जाता है ताकि आगे आपके पास रिजल्ट्स आपके पास प्रॉपर आ सके। तो फोर्थ स्टेप क्या है, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर। तो क्या करना है, इसके लिए आपने एक कंटेनर को आपने इस्तेमाल करना, उसका नाम है कैबिनेट ऑफ लेमिनर एयर फ्लो, या इसको कल्चर हुड भी कहा जाता है, कल्चर हुड फ्लास्क। तो कैबिनेट ऑफ लेमिनर एयर फ्लो में क्या किया जाता है, प्रोवाइड्स एसेप्टिक कंडीशन।
एसेप्टिक मीन जहाँ पर जर्म्स वगैरह मौजूद ना हो, जो क्या हो, जो स्टीरलाइज्ड एरिया हो। स्टीरलाइज्ड मीन जरासीम से पाक हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन ट्रांसफर करते हैं। इसी एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। किधर हमने ट्रांसफर कर दिया, इसी स्टीरलाइज्ड मीडिया में फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एक्सप्लांट को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मींस इसी को इंक्यूबेट किया जाता है इन टिश्यू कल्चर, इंक्यूबेटेड इन टिश्यू कल्चर। और इसके लिए जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर इन द एयर, नॉर्मली हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी है। और फोटो पीरियड क्या है, लाइट कितना रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, 16 आवर्स। जब भी हम इसी के लिए, इसी एक्सप्लांट और इसी मीडिया जो कि एक पेट्री डिश है, इसको जब हम इंक्यूबेट करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड इसके लिए 16 आवर्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फिर कैलस फॉर्मेशन हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मीन बाय कैलस, इट इज बेसिकली द undifferentiated mass of cells। अभी सेल्स जो होती है क्या हो जाता है आपके पास, देखिए इसमें ये मास आपके पास बन जाता है, इसको हम कैलस कहते हैं, कैलस। अब ये अनडिफरेंशिएट है, मतलब ये इसके सेल्स अभी डिफरेंशिएटेड नहीं है, अभी इसके सेल्स और टिश्यू से कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं बना है। प्रॉपर ऑर्गन नहीं बना है मींस अभी ये किसी खास फंक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, अभी जस्ट एक सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें। अब ये प्रॉपरली स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इसने कोई प्रॉपरली स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं बनाया है, इसको हम कहते हैं कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अब बाद में क्या हो जाता है, फिर इससे फिर एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, सिक्स स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट। अब नया एम्ब्रियो जो इससे बनता है, नए एम्ब्रियो में वो रूट वगैरह, शूट्स वगैरह फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर जाता है। तो फिर क्या होता है, अब इसके लिए हमने क्या करना है, जब आपके पास प्लांटलेट बनेगा तो आपके पास रूट भी आएगा, आपके पास शूट स्टेम भी आएगा। तो वैसे तो हम इसके लिए प्लांट हार्मोन जो कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है, ये दोनों प्लांट हार्मोन हम इस्तेमाल करते हैं, एक ऑक्सीन है और एक साइटोकाइनिन है, दोनों का। लेकिन जो रूट फॉर्मेशन है, रूट फॉर्मेशन के लिए आपके पास साइटोकाइनिन भी होगा, लेकिन ऑक्सीन जो है ये आपके पास हाई कंसंट्रेशन में होगा। जब आपके पास साइटोकाइनिन लेस कंसंट्रेशन फॉर्म में हो, ऑक्सीन हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में हो, तो आपके पास रूट बनेगा। और अगर आपके लिए शूट कैसे बनेगा, स्टेम कैसे बनेगा, आपके पास हार्मोन दोनों होंगे, लेकिन ऑक्सीन पे लो कंसंट्रेशन में होगा, साइटोकाइनिन आपके पास हाई कंसंट्रेशन में होगा, आपके पास शूट फॉर्मेशन भी हो जाएगी प्लांट के हार्मोन्स के नतीजे में। इस रिजल्ट आपके पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई। एम्ब्रियो से फिर क्या बन गया, ऑटोमेटिकली प्लांट हार्मोन्स के ट्रीटमेंट से, एक्सपोजिंग से आपके पास ये रूट्स भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और ये शूट्स जो है, स्टेम्स वगैरह जो है, ये भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास एक एम्ब्रियनिक किस्म का प्लांट आपके पास आ जाएगा, जिसको हम प्लांटलेट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हार्डनिंग। अब ये जो चूंकि ये तो लेबोरेटरी में ये एक प्लांट बना है, ये तो सॉफ्ट है। अब अगर आप इसको डायरेक्टली जो है आप एक फील्ड में, एक खेत में बोएं, उधर ग्रो कर ले, तो फिर तो पॉसिबल है कि एनवायरनमेंट का जो एक्सट्रीम है, या उसी फील्ड में जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एक्सपोज है, इसी प्लांट को ख़त्म कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा, क्योंकि अभी तो ये उसके साथ एक्सपोज नहीं है।
फील्ड के एनवायरनमेंट के साथ ये तो एक्सपोज नहीं है, ये तो आपने लेबोरेटरी में रीजनरेट किया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने सबसे पहले हार्ड करना पड़ेगा, एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। आप पहले इसको डिफ्लास्ट कर ले, आप पहले इसी इंस्ट्रूमेंट से आप इसको लेबोरेटरी में रखें, लेबोरेटरी के माहौल में, ताकि लेबोरेटरी के साथ ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए। क्योंकि पहले तो हमने इसको एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया था, हमने कुछ खास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए थे। हर एक प्लांट के लिए अपने अपने न्यूट्रिएंट होते हैं, जिन प्लांट इसी प्लांट के जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थे वो भी हमने प्रोवाइड किए थे। हमने न्यूट्रिएंट मीडिया भी उसको प्रोवाइड किया था, ठीक है। हमने इसके लिए ह्यूमिडिटी वगैरह, इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर, सब कुछ हमने खुद लेबोरेटरी में प्रोवाइड किया था। लेकिन जब हम इसको मशीन से बाहर लेबोरेटरी में रखते हैं, लैब में रखते हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट हार्ड होता है और फिर थोड़ा बहुत ही एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पर एक हफ्ता गुजरने के बाद अगर आप इसको किसी ग्रीन हाउस में या किसी फील्ड में उधर इसको ग्रो कर ले, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फिर उधर ये एडजस्ट हो जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस में फिर आप इसके थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर ले एक हफ्ते के लिए, फिर नेक्स्ट वीक के लिए आप थोड़ा सा कम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ज़्यादा कर ले, फिर नेक्स्ट वीक में आप फुल जो है इसके लिए क्या कर ले, टेम्परेचर बढ़ाएं, फिर इसके बाद आप इसको फील्ड में शिफ्ट कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास ये उधर सर्वाइवल करेगा और ये एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। और यही स्टेप जो है वो 8th वन है, ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट टू अ ग्रीन हाउस और फील्ड में आप इसको कर ले, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास ग्रो करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस टिश्यू कल्चर की है फ्री फ्रॉम जर्म्स। इधर हम क्या कहते हैं, इधर फ्री फ्रॉम जर्म्स, चूंकि ये प्लांट जो होता है इसको हम लेबोरेटरी में एक खास एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये जर्म से फ्री होता है। सेकंड इंपॉर्टेंस, पोटेंशियल सिस्टम। ये जो प्रोसेस है ये पोटेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर टेम्पलेट्स, इसके नए नए सांचे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास ये केलस बन गया, अब केलस जो होता है इसको आप इससे सब केलस भी आप बना सकते हैं। अब इससे अपने लिए नया प्लांट बनेगा, इससे अपने लिए नया प्लांट, इससे नया मिनी प्लांट आप इससे बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो है ये अभी वक्त इस वक्त एक केलस फॉर्म में है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस अभी स्टार्ट है। इस वक्त अभी इसी केलस से आप सब केलस भी बना सकते हैं, तो हर एक सब केलस से नया प्लांट आपके पास बहुत सारे प्लांट्स एक ही केलस से बन जाएंगे। तो ये क्या है, पोटेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर न्यू टेम्पलेट्स, फॉर न्यू प्लांट्स। थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंस है, आइडेंटिकल होते हैं। ये जो आपके पास नया प्लांट बन गया, ये जो पेरेंट प्लांट था पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होता है। डिप्लॉयड क्लोन्स है, क्लोन्स तो ये है आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है लाइक पेरेंट्स, तो ये क्लोन हो गया, ये डिप्लॉयड है। क्योंकि अब इधर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमने स्पर्म्स और गमीट्स को फ्यूज नहीं किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें मियासिस होता है और मियासिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मीन जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर बच्चे में क्या आ जाता है, इसके कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, नहीं बल्कि ये सेम उसी तरह का होगा जिस तरह का पेरेंट है, क्योंकि हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। और साथ साथ फोर्थ इंपॉर्टेंस ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्लांट। जिस प्लांट्स को भी आप क्लोन करना चाहते हैं, इसको क्लोनिंग भी कहते हैं, इसको हम प्लांट क्लोनिंग भी कहते हैं। जिस भी प्लांट का हम मल्टीप्लिकेशन उसी तरह के नए प्लांट बनाना चाहते हैं, तो उसी प्लांट का जो है आप क्या ले लें, एक्स प्लांट ले लें, एक्स प्लांट ले लें, उसको क्या कर ले, टिश्यू कल्चर में क्या कर ले, इससे नया प्लांट बनाए। तो एक्स प्लांट एपिकल बड भी हो सकता है, ये कोई प्लांट भी हो सकता, प्लांट का रूट भी हो सकता है, स्टेम, लीफ, रूट, एंथर, एंडोस्पर्म, डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि लेबॉरेटरी ही में हमारे डिज़ायर के मुताबिक मुख्तलिफ सारे प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, इस पर हम मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट ईजिली कर सकते हैं बजाय कि हम फील्ड में चले जाएँ। तो इस तरह आपका ये लेक्चर ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूँ, अगर आप इससे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने स्टडी के लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। अपने दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।